हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी मॉडल सेट का पहला सेट और इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बारे में। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन कंटेनिंग मोलरिटी ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन containing 2 gram of sodium hydroxide in 200 milliliter of solution 200 milliliter of solution is। इसका ऑप्शन है ए में 0.5, बी है 10, सी है 5 और डी ऑप्शन है 0.25, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन से हमें ध्यान नहीं देना, अभी हम लोग ध्यान देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है ना। व्हाट आर गिवन, तो हियर गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ सॉल्यूट है जिसका वजन है 2 ग्राम और ये 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 2 ग्राम हो गया। अब बताइए मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। सोडियम का 23 और एक हाइड्रोजन का 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ओके, तो बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मोलर वेट, वेट अपॉन मोलर वेट। ओके, तो वेट है 2 ग्राम और मोलर वेट है 40 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा यानी 1/20 मोल, ये मोल आया। एंड वॉल्यूम दिया हुआ है कितना सॉल्यूशन का 200 मिलीलीटर, इसको आप लीटर में बदलेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 2 5 जा 10, 1/5 लीटर। तो वॉल्यूम भी मिल गया और नंबर ऑफ मोल भी मिल गया। तो हम लोग अब देखेंगे नाउ मोलरिटी बताना है। तो मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1/20 मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1/5 लीटर। तो बताइए 5 4 जा 20, 1/4 मोल पर लीटर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.25 मोल पर लीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो मोलरिटी ऑफ एन aqueous सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज हाउ मच 0.25 मोल पर लीटर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है among the following substance the lowest vapor pressure is exerted by। निम्नलिखित में से सबसे कम वेपर प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाएगा। तो लोवेस्ट वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय किसके द्वारा। फर्स्ट चॉइस है वाटर, सेकेंड है अल्कोहल, एंड थर्ड है ईथर एंड फोर्थ है मरकरी। फोर क्या है हमारा मरकरी। ओके, तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाएगा सबसे कम वेपर प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाएगा। तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है हम लोग जनरल ट्रेंड में जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हट करके है। हम लोग अगर मॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे तो वाटर का ज़्यादा होता है, अल्कोहल का भी ज़्यादा होता है, ईथर का थोड़ा कम होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन ये जो है आपका मरकरी है, क्या है मरकरी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये वेपर प्रेशर जो है सबसे कम एग्जर्ट करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यूनिट ऑफ केवी यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज। तो इसका यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा
कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहाँ से आया है। सॉल्यूशन, तो हम लोग जानते हैं रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कहता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, और डेल टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। तो अब बताइए के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी बी अपॉन एम, डेल टी बी अपॉन एम। तो बताइए यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल टी बी अपॉन एम का यूनिट। तो डेल टी बी यानी चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन, और मोलरिटी का मोल पर केजी। ओके, तो बताइए कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, केल्विन, ये पर केजी है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा केजी, और बच जाएगा पर मोल। तो यूनिट होगा केल्विन केजी पर मोल, यानी तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर, केल्विन केजी पर मोल। अब चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसी तरह से ध्यान देंगे, आपका पूछा जा सकता है केएफ का क्या यूनिट होगा, तो वही होगा केल्विन केजी पर मोल। अगर हो सकता है डिग्री सेल्सियस में दिया रहे तो भी आप लिखेंगे डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। अगर केएफ रहे डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले आते हैं द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी हम लोगों को निकालना है चार्ज इक्वल टू व्हाट, ऑब्टेन टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। कितना एल्यूमिनियम को प्राप्त करना है, 1 मोल फ्रॉम एल्यूमिना। तो सबसे पहले ये जानिए एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3। तो ये टूटेगा 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस में और 3 ऑक्सीजन पर 2 माइनस। तो एल्यूमिनियम पर कितना प्लस है, 3 प्लस, और हमें कितना चाहिए 1 मोल। तो बताइए 1 मोल एल्यूमिनियम लेंगे जिसके ऊपर कितना चार्ज है, 3 प्लस, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पर 3 मोल प्लस है। अगर ये 1 मोल है तो ये 3 मोल प्लस हुआ, अगर ये 1 है तो ये 3 प्लस हुआ, अगर ये मोल में है तो ये भी क्या होगा, मोल में है, और ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी मोल में होगा, तब जाकर के हमारा 1 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड बनेगा। तो बताइए कितना मोल इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 यानी 1 फेराड। तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 फेराड। तो आंसर लिखेंगे आप 3F। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी, यानी कितना 3F। अगर मान करके चलिए इसी तरह से अगर कह दे कि मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड है, कौन है, सोडियम क्लोराइड, और अगर हमें 1 मोल सोडियम चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो सोडियम पर 1 प्लस होता है तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यानी चार्ज बराबर कितना हो जाएगा 1 फेराड। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस होगा तो 2 मोल देना पड़ेगा, लेकिन याद रखेंगे कि अगर मोल में रहेगा तो, और अगर 1 एल्यूमिनियम रहता तो हमें 3 मोल ये 3F नहीं देना पड़ता, वो कूलाम में आता। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कहता है द मोलर कंडक्टेंस इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप जानते हैं मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, एम, यानी मोलरिटी। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं। तो बताइए मोलर कंडक्टिविटी और मोलरिटी के बीच कैसा रिलेशन है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर मोलरिटी बढ़ा तो मोलर कंडक्टेंस घट जाएगा, और अगर मोलरिटी घट गया तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम किसका होगा, तो उसी का मैक्सिमम होगा जिसका मोलरिटी सबसे कम है। दिस इज 0.004 005 002 बट दिस इज 001, तो सबसे कम यही ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज, तो दिया हुआ है मोलरिटी, क्या दिया हुआ है, मोलरिटी 0.1 m, और दिया हुआ है इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी K इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁻2 पर ओम। इसको हम लोग साइमन में लिख सकते हैं पर सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, मोलरिटी। तो K का वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁻⁻2 और मोलरिटी है 0.1। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻3। ये साइमन पर सेंटीमीटर में है तो यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए तो 1.01 इंटू 10⁻⁻3 है कहीं आंसर में, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा,
ये 10 टू द पावर -3 नहीं आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर -1, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, यानी बचेगा -1, यानी हम लोग कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, यानी 1.01 इंटू 10 टू द पावर -1, इसको सॉल्व करिएगा तो 0.101 होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसा कोई आंसर दिया हुआ नहीं है, मानी आंसर जो है वो गलत है, ठीक है। आंसर होगा 0.101 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ऐसा चॉइस में कहीं दिया हुआ नहीं है। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.101 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बच्चों यह एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है या रेडियो एक्टिविटी जो होती है वह एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? ओ सॉरी, माफ करिएगा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो कुछ और एग्जाम्पल देख लें, जैसे फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन। तो लाइट के प्रेजेंस में अगर H2 और Cl2 रिएक्ट करता है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर मान करके चलिए अगर हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। अगर हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं अल्कली मीडियम में या ये बेसिक मीडियम में तो वो सेकेंड ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रखना होगा। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट का और रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है सेम होगा कौन से रिएक्शन के लिए? तो बताइए रेट इक्वल टू क्या होता है? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर N। तो अब बताइए कि रेट और K दोनों बराबर कब होगा? जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी यूनिट लेस होगा। और ये यूनिट लेस तभी होगा जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इफ n इक्वल टू 0 देन रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और रेट और K बराबर हो गया तो दोनों का यूनिट भी क्या होगा सेम। तो n इक्वल टू 0 का मतलब है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट और रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट सेम होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ K यानी स्पेसिफिक कंडक्ट सॉरी रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 पर मिनट। व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ? इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स K का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 पर मिनट, और हम सभी जानते हैं हाफ लाइफ पीरियड बराबर होता है 0.693 अपॉन K। तो 0.693 अपॉन K का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ये पर मिनट में था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मिनट होगा। तो आप जब डिवाइड करेंगे 0.693 को कितना से 2 से, और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, यानी 69.3 अपॉन 2, तो लगभग 34.65 आएगा, 34.65 आएगा, यानी आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। तो बताइए K दिया हुआ है, K का वैल्यू अगर दिया हुआ हो और हाफ लाइफ निकालना है तो 0.693 अपॉन K, और अगर हाफ लाइफ पीरियड दिया रहता और K का वैल्यू निकालना होता तो K को यहाँ ले आते और T हाफ को यहाँ ले जाते। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। अब चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन जब हो रहा है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में। और आप सभी जानते हैं जैसे जैसे रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोडक्ट में, यानी अभिकारक कन्वर्ट होगा उत्पाद में। तो अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे घटते चली जाएगी। और आप सभी ये भी जानते हैं रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो गया तो रेट भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे आपका केमिकल रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? घटेगा, यानी डिक्रीजेज विद टाइम। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर
समय के साथ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटते चला जाएगा और रिएक्टेंट का अमाउंट अगर घट गया तो उनके बीच इफेक्टिव कॉलिजन भी क्या होगा, कम होगा, और अगर इफेक्टिव कॉलिजन कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे डिक्रीजेज विद टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस। तो ट्रांजिशन मेटल आयन कलर इसलिए शो करते हैं क्योंकि उनमें डी डी ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? डी डी ट्रांजिशन, यानी वन सेट ऑफ डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाता है दूसरे सेट में, तो इस दौरान एनर्जी का कंजम्पशन या रिलीज होता है जो कलर के फॉर्म में नजर आता है। वो तभी पॉसिबल है जब डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है। तो हम लोग देखेंगे वैनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम 23 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो आर्गन शॉर्ट फॉर्म में 18 हो गया, उसके बाद आ जाएगा 4s2, 18 और 2 20 और 3d3, 20 और 3 23। तो s से तो 2 निकला हुआ है तभी तो 2 प्लस है, तो s में क्या हो जाएगा 0, यानी 3d3 है, यानी हाफ फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है इसके पास। तो क्या होगा कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल जब दो भाग में टूटेंगे तो एक सेट से दूसरे सेट में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। उसी तरह से क्रोमियम में भी है और आयरन में भी डी ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे हुए नहीं हैं। लेकिन अगर जिंक की बात करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 और 3d10, और आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा से निकलता है। ये कौन सा कक्षा है? फोर्थ ऑर्बिट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो हो गया आपका जिंक 2+, तो 3d तो पूरी तरह से भरा हुआ है। अगर मान करके चलिए ये 2 भाग में टूट भी गया डी ऑर्बिटल, तो दोनों भाग तो भरा हुआ है। अगर भरा हुआ है तो एक भाग से दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इस वजह से जिंक का आयन यानी Zn2+ आयन जो है वो कलरलेस होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी। बाकी ए, बी और डी यानी वैनेडियम 2+, क्रोमियम 3+ और आयरन 2+ क्या होंगे? कलर्ड होंगे, और हमारा जिंक 2+ जो है वो कलरलेस होगा। क्लियर है? हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। कौन से ट्रांजिशन मेटल का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, √n × n+2 bm, बोर मैग्नेटॉन। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा किनके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कॉपर में 2+ है, कॉपर में 2+ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d, ये 3d9 क्या होगा? 3d9। तो इसके पास मात्र और मात्र एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि डी में कितने ऑर्बिटल? 5, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो निकल का होता है 28, और इसमें 2+ है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका जाकर के 3d 4s0 होगा और 3d 8 होगा। ठीक है, तो इसके पास 2 ऑर्बिटल जो हैं यानी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। क्लियर है? और अगर हम लोग कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, उसमें से 2 हटा दो तो बचा कितना? 25। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि 4s0 एंड 3d7। क्लियर है? तो 3d7, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन की बात अगर करेंगे तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, उसमें से 2 घटा दीजिए तो बचा कितना? 24, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6, यानी इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? आयरन का। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप फॉर्मूला नहीं जान रहे तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन निकल टेट्रासाइनोनिकल आयन, है ना? तो इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानिए कि इसके पास लिगेंड कितने हैं? तो 4 लिगेंड हैं। अगर 4 लिगेंड है, चारों लिगेंड जो है मोनोडेंटेट है, तो ऑब्वियस सी बात है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होना चाहिए
या तो फिर DsP2 होना चाहिए। इन दोनों में हम लोग कंफर्म करते हैं कि इन दोनों में क्या होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए तो यहाँ पर कितना होगा, 4 साइनाइड के लिए कितना, 4 माइनस, 2 माइनस दिख रहा है, इसका मतलब 2 प्लस इस पर होगा। तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 प्लस है। अब 2 प्लस निकल है यानी कितना इलेक्ट्रॉन निकल के पास होता है 28। अब कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो आर्गन 18, 4s2 एंड 3d, 18 2 20 और 8 28। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से ये 2 तो निकल गया। अब 3d के पास कितना बचा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो d में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और एक 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, 6 7 और एक 8। चलिए 8 है। अब यहां पर देखेंगे जो 3d ऑर्बिटल है उसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन एक बात यह भी देखना होगा कि यहां पर जो लिगेंड है उसमें डोनर कौन है, कार्बन। और कार्बन डोनर हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जो क्या करेगा, पेयरिंग इफेक्ट करेगा, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा। और अब बताएंगे यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खाली हो गया। अब हमारे पास कितने साइनाइड है, 4। तो ये जो है अगला ऑर्बिटल 4s के साथ एक बॉन्ड और बाकी बॉन्ड जो है वो 2p ऑर्बिटल के साथ, 1 2 3 और एक 4। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2, क्योंकि लिगेंड कितने हैं, 4, और वो लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में डोनेट करते हैं। तो 4 पेयर के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 और एक 4। तो ये D जो है अंदर वाले ऑर्बिट यानी थर्ड ऑर्बिट का लिया गया, तो DsP2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड। निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल लिगेंड नहीं है। हालांकि यहां पर तो सभी को न्यूट्रल बताया गया है, लेकिन आपको जानना होगा कि किसके पास चार्ज होता है और किसके पास नहीं होता है। तो वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, कोई डाउट नहीं। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। कार्बोनाइल ये भी न्यूट्रल होता है, लेकिन NO2 जो है, NO2 यह एक नेगेटिव लिगेंड है। क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। इसे हम लोग ऑक्सीजन पर यहां माइनस होगा तो इसे हम लोग नाइट्रेटो O कहते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर हो जाएगा C, यानी ONO जो है एक न्यूट्रल लिगेंड ना होकर के यह एक नेगेटिव लिगेंड है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय प्लेटिनम हेक्साएमाइन प्लेटिनम और क्लोराइड, हेक्साएमाइन प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4 यानी +4 क्लोराइड। तो हम लोग देखेंगे ये कितने आयन में टूटेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये अंदर वाला तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो ये टूटने वाला नहीं है। तो हमारा प्लेटिनम जो है वो एमाइन से जुड़ा हुआ ही रहेगा, केवल और केवल ये चारों क्लोरीन अलग हो जाएंगे, यानी 4 क्लोराइड और आपका ये 4 प्लस, यानी 1 आयन ये और 4 आयन ये। टोटल कितने आयन में टूटेंगे, 5 आयन में। तो आंसर नंबर क्या होगा, सी। Which of the following ligand form a chelate? चिलेट मतलब एक रिंग कौन बनाएगा, चिलेट रिंग कौन बनाएगा, किसके साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ। तो जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट होगा, ओके, यानी बाइडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड होंगे, वही चिलेट रिंग बना सकते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है COO- और COO-। तो ये इसके साथ डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा, तो एक रिंग बना। दिस इज कॉल्ड चिलेट रिंग एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। लेकिन हमारे पास एसीटेट है, एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO-। तो बताइए ये अगर अकेले इसको डोनेट करेगा तो रिंग बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। उसी तरह से साइनाइड भी और अमोनिया भी है, तो ये लोग नहीं बनाएंगे। चिलेट का फॉर्मेशन हमारा कौन करेगा, ऑक्सलेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो सबसे पहले जानिए मार्कोनी-कॉप्स रूल होता क्या है। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल सबसे पहले एडिशन रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। कौन सा एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक कहां पर होगा, तब याद रखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। कहां पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। तो ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो सबसे पहले ये देखिए कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन कौन है। तो भाई ये C2H4 है, यानी ये सिमेट्रिकल है। तो ये तो हमारा आंसर होने से रहा, ये नहीं होगा। उसके बाद कहता है कि
during electrophilic addition reaction in unsymmetrical alkene the negative part of the reagent, यानी रिएजेंट में दो पार्ट होना चाहिए, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, तो ये टूटेगा H प्लस और Br माइनस में। तो हमारा जो है एडिशन होगा कुछ इस तरह से, H प्लस और Br माइनस। तो हमारा H प्लस आयन अटैक करेगा यहां पर और Br माइनस अटैक करेगा यहां पर। तो कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक्स टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो हमारा आंसर होगा कौन सा? सी नंबर। तो 17 का आंसर कौन सा होगा? सी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और आप सभी जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मजबूत है तो ऑब्वियस सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड किसी में नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता। तो ये सभी के सभी पोलर है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि किसका मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, और वो डिपेंड करता है पहला नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। तो कार्बन एटम अगर ज्यादा है तो वंडरवाल फोर्स की मजबूती ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो इसके पास 3 कार्बन है, बाकी सबके पास 4 है। तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए रास्ते से। अब बच गया यहाँ पे 1 2 3, इन सबों के पास 4 कार्बन एटम है। अब सेम आइटम आ गया तो वंडरवाल फोर्स कैसे डिसाइड करेंगे? तो ध्यान देंगे वंडरवाल फोर्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, और ब्रांचिंग अगर बढ़ गया तो सरफेस एरिया क्या होता है? घट जाता है। तो हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग जहां कम है वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसका वंडरवाल फोर्स ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो कम ब्रांचिंग यहां पे है और तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा। कंडीशन नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होना चाहिए? सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। और आप लोग जानते हैं SN1 मैकेनिज्म में पहले हैलोजन बाहर निकलता है, पहले हैलोजन बाहर निकलता है। तो हैलोजन पहले बाहर कहां निकलेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री में? ऑब्वियस सी बात है 3 डिग्री में, क्योंकि यहां पे अल्काइल बड़ा है तो ये प्लस आई सबसे ज्यादा करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्लोरीन को देके निकाल देगा। क्लियर है? तो हाइड्रोलाइज्ड फास्ट कहां पे होगा? डी में। क्वेश्चन नंबर 20, द ईज ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कहां से हाइड्रोजन और हैलाइड हैलोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा? जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे किससे? अल्कोहलिक KOH। तो जाहिर सी बात है हैलोजन पहले कहां से निकलता है? 3 डिग्री से। तो 3 डिग्री का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा किससे? 2 डिग्री से। 2 डिग्री का ज्यादा होगा 3 डिग्री से। तो ऑप्शन नंबर में देखिए 3 डिग्री ज्यादा कहां पर है? बी में। उसके बाद कौन है? 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये दोनों 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये भी 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है और ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है। तो रिएक्शन का रेट फास्ट उसी का होगा जहां से हैलोजन आसानी से निकल जाएगा। और आप सभी जानते हैं RCl बॉन्ड थोड़ा मजबूत होता है इन कंपैरिजन टू RBr, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है तो मजबूती क्या होगी? कम होगी। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो फास्ट रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसीटल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इथाइल अल्कोहल CH3CH और OH। ये कन्वर्ट हो रहा है एसीटल्डिहाइड में। किसमें? एसीटल्डिहाइड यानी CH3COH। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो है क्या हुआ होगा कि यहां पर ये हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकला होगा, हाइड्रोजन बाहर निकला होगा। तो हाइड्रोजन जब बाहर निकला तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन। लेकिन जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ओके, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड सॉरी माफ करिएगा,
यहाँ पे जो है आपका इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एसीटल डिहाइड में। हम लोग देखेंगे इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है इन द सेंस आप देखेंगे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल करके देखेंगे तो ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। हाइड्रोजन और कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी ज़्यादा, तो इस पर -1 और यहाँ पे इसकी ज़्यादा है तो +1 और यहाँ -1। तो आप देखेंगे कुल मिलाकर के ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कार्बन का 0 है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन का यहाँ पे इस बॉन्ड के चलते 2+ होगा, इस बॉन्ड के चलते 1- और इसके चलते कोई चार्ज नहीं है, तो नेट इस पर +1 आ जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब चलिए आते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एडिशन और रिमूवल के कंसेप्ट में। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है। लेकिन अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं, और हाइड्रोजन अगर हट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक हट रहा है, इस वजह से यह एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ये बेंजीन है, इसमें ONA लगा देंगे तो इसे हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पर CO2 का एडिशन होता है ऑर्थो पोजीशन पे और फिनॉक्साइड हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो आप देखेंगे ये बन जाता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, है ना सर, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग इसे कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। अगर ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो सोडियम बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो आपका बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। क्या बनेगा, सैलिसाइलिक एसिड। ध्यान रखेंगे यह एक नेमिंग रिएक्शन है, इसे हम लोग रीमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी कॉल्ब्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, कॉल्ब्स रिएक्शन, जिससे हमें क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा ईथर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। ईथर ऑब्टेन्ड हुआ कहां से, इथाइल अल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट। तो अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल ले लें CH3CH2, ध्यान देंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर OH, H2SO4 की उपस्थिति में, तो अगर मान लेते हैं हम लोग 443 केल्विन लेंगे तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से OH और इसके बगल वाले कार्बन यानी अल्फा कार्बन से क्या होगा, बीटा कार्बन इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और बनेगा एल्कीन। लेकिन अगर आप 413 केल्विन लेंगे तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, ईथर बनाएगा। तो ईथर का फॉर्मेशन होता है 413 केल्विन पर, और 443 केल्विन पर क्या होगा, आपका बन जाएगा एल्कीन, है ना। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन ओजोनाइड, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड ऑफ 1 ब्यूटीन। तो सबसे पहले हम लोग एल्कीन का फॉर्मेशन, एल्कीन का रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं, तो ये बनता है ओजोनाइड। ओजोनाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है और ये कुछ है। अगर इसका हम लोग फिर जिंक वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये टूट जाता है कुछ इस तरह से, और आप देखेंगे बनेगा C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड है, और एक और बनेगा C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड है। अब देखना यह है कि हमारा रिएक्टेंट क्या था, तो ब्यूटीन था, 1 ब्यूटीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रख दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन रखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन CH2 और CH3। अब 1 2 3 4 1 ब्यूटीन हो गया। तो बताइए इस कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे कौन अटैच्ड है, इधर C2H5, तो C2H5 हो गया, C2H5। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस पर देखिए तो कौन अटैच्ड है, हाइड्रोजन, और यहाँ भी कौन है, हाइड्रोजन। तो बताइए ये वाला पोर्शन जब टूट के ये बना तो दोनों जगह क्या होगा, हाइड्रोजन, और ये वाला जो है यहाँ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ होगा C2H3। तो 2 कार्बन और 3 कार्बन, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेनल और इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनल। तो अब बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोपेनल एंड मिथेनल। क्लियर है। तो ये मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टोटल 25 हैं जो आपको पूछे जाएंगे, और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन
मॉडल सेट 1 के ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो रेगुलर देखिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए।